इंटरमीडिएट हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके लिए हिंदी की कक्षा लेकर आया हूँ। ये हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों के लिए उपयोगी है। आप जानते हैं कि आपके पाठ्यक्रम का पहला टॉपिक है हिंदी गद्य का विकास और दूसरा टॉपिक है हिंदी काव्य का विकास या हिंदी पद्य का विकास। हिंदी पद्य के विकास पर जब हम निगाह डालते हैं तो हमें मुख्य रूप से 4 विभाजन मिलते हैं। पूरे हिंदी काव्य साहित्य को हमारे इतिहासकारों ने 4 भागों में विभाजित कर दिया है। आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आपके इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में जो कि 30% कम कर दिया गया है बोर्ड से, आपके इंटरमीडिएट हिंदी के पाठ्यक्रम में सिर्फ आधुनिक काल है, सिर्फ आधुनिक काल है। तो आइए हम आधुनिक काल की चर्चा करते हैं। हिंदी काव्य का विकास, आधुनिक काल। अब आधुनिक काल को 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है। नंबर एक भारतेंदु युग। ये भारतेंदु युग ये गद्य में भी है और काव्य में भी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो गद्य में भी था, काव्य में भी कैसे है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक ऐसे समर्थ रचनाकार थे जो आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता माने जाते हैं। तो प्रथम युग है भारतेंदु युग। नंबर 2 द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ये युग चला था, द्विवेदी युग। नंबर 3 छायावादी युग, जिसे छायावाद भी कहते हैं, छायावादी युग। और नंबर 4 प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी युग। और नंबर 5 प्रयोगवादी युग, प्रयोगवादी युग। और नंबर 6 नई कविता। ये 6 प्रमुख। अब नई कविता के बाद भी और कई काल विभाजन हैं, जैसे साठोत्तरी कविता, अकविता, समकालीन कविता, लेकिन हमें इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें तो मुख्य रूप से 6 विभाजन हैं। आधुनिक काल को 6 प्रमुख भागों में पठन पाठन की सुविधा के लिए बांटा गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। हम इनका समय देखते हैं। भारतेंदु युग का समय है सन 1850 से 1900 तक, ये भारतेंदु युग का समय है। द्विवेदी युग का समय है सन 1900 से 1918 तक। काव्य में थोड़ा बहुत बदला है, गद्य में आपने देखा 20-22 तक जाता है, लेकिन ये 18 तक। छायावादी युग का समय है सन 1918 से 1936 तक। अगर आपकी किताब में 1918 के बदले 1920 मिले तो उसे गलत मत मानिएगा। ना मेरा गलत है, न पुस्तक का गलत है। 2-4 साल आपस में मतभेद विद्वानों में चलता रहता है। प्रगतिवादी युग का समय है सन 1936 से 1943 तक। और प्रयोगवादी युग का समय है सन 1943 से 1954 तक। और नई कविता का समय है 1954 से अब तक। हमें नई कविता तक ही विभाजन को स्वीकार करना है, बस इसके आगे नहीं जाना है। तो आपने देखा कि आधुनिक काल को 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से भारतेंदु युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। हाँ बच्चों, कभी कभी छायावादी युग और फिर छायावादोत्तर युग ऐसे मिलता है। छायावादोत्तर युग। तो छायावादोत्तर युग का मतलब है कि छायावाद के बाद का युग। फिर वो प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता, ये तीनों मिला करके यहाँ आ जाते हैं। छायावादोत्तर युग अगर कभी आए तो आप भ्रमित मत होना। छायावादोत्तर युग का मतलब है छायावाद के बाद का युग, वो प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता। हम लोग ऐसे पढ़ें कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमने देख लिया काल विभाजन। अब आइए इन कालों को एक एक को डिटेल करते हैं
क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो हम इन्हें जल्दी से डिटेल करते हैं, संक्षेप में, कम से कम शब्दों में। आप मेरे साथ उतारते जाइए और बात को समझते जाइए। तो हमारा पहला युग है भारतेंदु युग। अब भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं, ये हमें देखना है। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं मतलब इस काल में किस तरह की रचनाएं होती थीं, उन रचनाओं में क्या चीज़ होती थी, किस विषय का वर्णन होता था, ये हैं प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। हम दो विशेषताएं मुख्य रूप से देखेंगे। नंबर 1, स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम इनकी कविताओं में होता था। और नंबर 2, स्वदेश प्रेम के बाद नंबर 2, समाज सुधार। ये लोग समाज सुधार की बात करते थे, इस काल के जितने भी कवि थे। और एक तीसरी और विशेषता देख लेते हैं हम कि खड़ी बोली का उदय। इस काल में खड़ी बोली का उदय हो गया था, खड़ी बोली का विकास हो चुका था। खड़ी बोली का उदय, उदय एक अच्छा शब्द है तो आपने लिख लिया। 3 विशेषताएं हम देख ली, स्वदेश प्रेम, समाज सुधार, खड़ी बोली का उदय। मतलब भारतेंदु युग के जो कवि थे उनकी कविताओं में ये चीज़ें मिलती थीं। अब हम देखें प्रमुख कवि। इस काल के प्रमुख कवि कौन कौन थे? एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, जिनके नाम से युग चले उन्हें सबसे पहले कवि पकड़ लीजिए। तो एक नाम आपको मिल गया। दूसरा नाम है प्रताप नारायण मिश्र। तीसरा नाम मिल गया आपको राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास। चौथा नाम आपको मिल गया अंबिका दत्त व्यास। और एक नाम और ले लेते हैं कि जगमोहन सिंह, जगमोहन सिंह। यद्यपि भारतेंदु युग की जो समय सीमा है 1850 से 1900 तक पूरे देश में और मुख्य रूप से हिंदी पट्टी में जो हमारे 10 हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें ये कम से कम 100 से ज़्यादा कवि हुआ करते थे। हजारों रहे होंगे ऐसे मान लीजिए, तमाम ज्ञात अज्ञात कवि। लेकिन ये भारतेंदु मंडल के कवि थे। भारतेंदु जी ने अपने पसंद के, अपने मंडल के कवियों को इकट्ठा किया। वो जरूरी नहीं कि भारतेंदु जी काशी के रहने वाले थे तो सब काशी के ही रहे हों, वो दूर दूर के लोग थे, लेकिन ये भारतेंदु मंडल के साहित्यकार कहलाए। तो ये 4 प्रमुख नाम हैं। आपसे ऐसे प्रश्न किया जाएगा कि भारतेंदु युग की 2 विशेषताएं बताइए, तो आप 2 के बदले 3-4 विशेषताएं लिख दो। आपसे पूछा जाएगा कि भारतेंदु मंडल के 2 कवियों के नाम बताइए, तो आप इसमें से कोई भी लिख सकते हो। अब आइए दूसरा युग है नंबर 2, द्विवेदी युग। ये श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से चला और इसका समय है सन 1900 से 1918 तक, ये समय है। विशेषताएं देखें, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? एक तो स्वदेश प्रेम, अपने देश के बारे में ये सारे लोग कविता करते थे, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि इस काल के जो कवि थे वो रामायण, महाभारत, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर खूब रचनाएं किया करते थे। तो इतिहास और पुराणों पर आधारित रचनाएं, इस काल के कवि इतिहास, पुराण, रामायण, महाभारत जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उन पर आधारित रचनाएं ज़्यादा की इन्होंने। और तीसरी विशेषता ले लीजिए, खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, इस काल में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई। खड़ी बोली का उदय भारतेंदु युग में हो गया था, लेकिन खड़ी बोली ने जो उन्नति प्राप्त की, जो खड़ी बोली की समृद्धि हुई, वो द्विवेदी युग में हुई। और इसका विशेष श्रेय जाता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को, जो कि रेलवे में नौकरी करते थे प्यारे बच्चों, लेकिन हिंदी की सेवा करने के लिए उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और साहित्य सर्जन करने लगे। और फिर इन्होंने एक पत्रिका निकाली, सरस्वती नामक पत्रिका की स्थापना हुई और ये उसके संपादक बने।
तो इन्होंने खड़ी बोली की प्रतिष्ठा की। जैसे आपके प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जो हमारे राष्ट्रीय कवि हैं, वो भी पहले ब्रज भाषा में रचना किया करते थे। एक बार वो सरस्वती में अपनी कुछ रचनाएं छपवाने के लिए गए और महावीर प्रसाद द्विवेदी के सम्मुख प्रस्तुत हुए। उन्होंने कुछ अपनी गज़ल रखी, गज़ल जो प्रेम और प्यार में डूबी हुई गज़ल थी, रखी कि इसे हमारी सरस्वती नामक पत्रिका में छपवाना है। द्विवेदी जी नाराज़ हो गए। द्विवेदी जी बड़े लंबे चौड़े कद के, बड़े चेहरे वाले और घनी मूँछों वाले, बड़े रौबदाब वाले आदमी थे। द्विवेदी जी ने घूर कर देखा तो मैथिली शरण गुप्त अपना नाम रखते थे रसिकेंद्र। हर कवि अपना एक उपनाम रखता है, तो मैथिली शरण गुप्त ने अपना नाम रखा रसिकेंद्र, मतलब रसिकों का स्वामी, रसिकों का स्वामी। तो रसिकेंद्र नाम सुनकर द्विवेदी जी जल उठे और उन्होंने मैथिली शरण गुप्त को डांटा। कहा, जब देश परतंत्रता की आग में जल रहा है, मुट्ठी भर विदेशी हमारे देश पर शासन कर रहे हैं, तुम्हें ऐसी कविता लिखनी चाहिए कि पूरे देश के नौजवानों के सीने में आग लग जाए। लोग अंग्रेज़ों को विदेशी मानकर, जो कि विदेशी हैं ही, अंग्रेज़ों को निकालने के लिए पूरी तरह से कमर कसकर तैयार हो जाएं, और तुम अब भी रस केंद्र बन रहे हो, अब भी तुम ब्रज भाषा में भी गज़ल लिख रहे हो, हटिए यहाँ से। तो मैथिली शरण गुप्त को बात समझ में आ गई और फिर उन्होंने रस केंद्र बनना छोड़ दिया और खड़ी बोली में रचनाएं शुरू कर दी। और उनकी रचना पढ़कर वास्तव में नौजवानों का दिल जागृत हो गया और वो स्वाधीनता के लिए उठ खड़े हुए। तो ऐसे थे मैथिली शरण गुप्त। आइए द्विवेदी युग के हम प्रमुख कवियों की बात करते हैं। द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि थे उन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी कि हमारी प्राचीन भारत की जो व्यवस्था थी वो एक बार फिर से साकार हो उठी। तो प्रमुख कवियों में श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरे कवि हुए मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तीसरे कवि हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय। आप नाम जानते हैं इनका, हरिऔध ये उपनाम से जाने जाते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, ये तीन प्रमुख कवि थे। और इसके अलावा श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक, और एक नाम हम और ले लेते हैं, राम नरेश चतुर्वेदी। राम नरेश त्रिपाठी हैं, राम नरेश त्रिपाठी, इनका नाम है राम नरेश त्रिपाठी। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं क्योंकि इनकी रचनाएं थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हैं। काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा, कविता कलाप, और एक रचना और है देवी स्तुति। यद्यपि इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हर विधा पर अपनी लेखनी चलाई है, लेकिन प्रमुख तीन मैथिली शरण गुप्त के ले लीजिए, द्वापर और किसान, पंचवटी, जयद्रथ वध, जो कि इनका बहुत प्यारा खंड काव्य है, और जो इनका महाकाव्य है वो है साकेत। फिर हरिऔध का ले लीजिए, पारिजात, हरिऔध जी का पारिजात, और वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, और जो सबसे बेहतरीन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, वो है प्रिय प्रवास। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। फिर श्रीधर पाठक की रचना है वनाष्टक और कश्मीर सुषमा। ये दो प्रमुख इनकी रचनाएं मिलती हैं, वनाष्टक और कश्मीर सुषमा। और राम नरेश त्रिपाठी की रचना है मिलन, पथिक, स्वप्न और कविता कौमुदी। ये कविता कौमुदी बच्चों
बहुत प्यारी रचना है इनकी कविता कौमुदी। गांव के गीतों का संकलन, गांव के लोक गीतों का इसमें संकलन किया गया है। मतलब जो तमाम गांव में गीत गाए जाते हैं कई कई विधाओं में, सोहर हो, कजरी हो और चैती हो, और धान की निराई के समय जो गाया जाता है, धान की रोपाई के समय जो गाया जाता है, इन सब ग्राम गीतों का इन्होंने संकलन किया है कविता कौमुदी नामक अपनी पुस्तक में। तो इस तरह हमने देख लिया द्विवेदी युग के कवि। अब आगे बढ़ते हैं, छायावादी युग की बात करते हैं हम। छायावाद जो कि भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से चला, द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से चला, और छायावाद युग आचार्य शुक्ल ने हंसी हंसी में इसे छायावाद की संज्ञा दे दी। जैसे छाया को हम नहीं पकड़ सकते, ऐसे इस काल के कवियों की रचनाओं के बारे में बहुत कम जाना जा सकता है, इसलिए उन्होंने हंसी हंसी में इसे छायावादी युग नाम दे दिया। और इसका समय है सन 1918 से 1936 तक, ये समय है। इसकी विशेषताएं हैं, विशेषताएं या प्रवृत्तियां, क्योंकि दो विशेषताएं या प्रवृत्तियां आपसे मिलेगी। नंबर 1, निजी वेदना की अभिव्यक्ति। मतलब इस काल के कवियों ने अपने निजी दुखों को कविता में व्यक्त किया है, अपने जीवन के, स्वयं के जीवन के दुखों को कविता में व्यक्त किया है, इसलिए निजी वेदना की अभिव्यक्ति। नंबर 2, निराशा की भावना। नंबर 3, श्रृंगार एवं प्रेम। नंबर 4, प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण, ये 4 विशेषताएं आपके लिए बहुत हैं, यद्यपि छायावाद की बहुत सी विशेषताएं हैं। अब इनके प्रमुख कवि। नंबर 1, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के झरना नामक काव्य से, जो कि 1918 में प्रकाशित हुआ था, उसी से छायावाद का जन्म माना जाता है। नंबर 2, सुमित्रा नंदन पंत। नंबर 3, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और नंबर 4, महादेवी वर्मा। ये 4 प्रमुख कवि हैं, 4 ही कवि हैं छायावाद के। यद्यपि छायावाद के और प्रमुख कवि हैं, लेकिन हम इतना ही हमारे इतिहासकार गिनते हैं। जयशंकर प्रसाद की कुछ प्रमुख रचनाओं को ले लेते हैं। झरना, लहर, आंसू और कामायनी। कामायनी इनका महाकाव्य है, जो आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। पंत जी का वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, और महाकाव्य है इनका लोकायतन, और एक पुस्तक है इनकी चिदंबरा, चिदंबरा, जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं का बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। ये चिदंबरा पर पंत जी को मिला है, और हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को ही मिला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं लेते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका आदि। और राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, ये 2 कविताएं हैं, लेकिन ये पुस्तकों की श्रेणी में गिनी जाती हैं। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, मैं लिखे देता हूँ। राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, ये दोनों बड़ी ज़बरदस्त कविताएं हैं, लंबी कविताएं हैं, जिन्हें काव्य की संज्ञा दी गई है। और महादेवी वर्मा की जो पुस्तक है नीरजा, निहार, रश्मि, दीपशिखा, और जो इन सब का संकलन किया गया है यामा, और यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है।
यामा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये हमारे छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद की एक दो चीज़ें और रह गई हैं जो मैं आपको बताता हूँ। छायावाद की बृहत त्रयी और छायावाद की बृहत चतुष्टयी। छायावाद की बृहत त्रयी और छायावाद की बृहत चतुष्टयी। तो ऐसे प्रश्न आएगा कि छायावाद की बृहत चतुष्टयी के कवि, तो फिर वो 4 कवि हो जाएंगे, पंत प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। अगर आ जाए छायावाद की बृहत त्रयी तो फिर 3 लोग आएंगे, प्रसाद, पंत और निराला जी। मतलब जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी जी नहीं आएंगी। फिर छायावाद की लघु त्रयी, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो फिर आएंगी महादेवी वर्मा और राम कुमार वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। ये एक नया नाम बढ़ेगा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो अगर बृहत चतुष्टयी आए तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। अगर त्रयी आए तो प्रसाद, पंत, निराला। और लघु त्रयी आए, बृहत त्रयी, लघु त्रयी, मतलब बड़े 3 लोग और छोटे 3 लोग, तो वो महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी ये होंगे। अब छायावाद को हमने पार कर लिया। आइए प्रगतिवाद। प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग का समय है सन 1936 से 1943 तक, क्योंकि 1936 में प्रेमचंद जी ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी भारत में। प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन किया था उन्होंने, लखनऊ में हुआ था 1936 में। तभी से प्रगतिवादी युग की शुरुआत मानी जाती है। आइए इसकी प्रवृत्तियां या विशेषताएं देखते हैं हम। प्रवृत्तियां आवलिग विशेषताएं। नंबर 1, पूंजीवाद का विरोध। नंबर 2, मजदूरों एवं गरीबों की दीन दशा का चित्रण। और नंबर 3, अनास्था की भावना। अनास्था की भावना मतलब आप इसे जल्दी से समझ लीजिए कि प्रगतिवादी युग में जो भी कविता लिखी गई उस कविता में ये चीज़ें थीं। पूंजीवाद का विरोध, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का विरोध करते थे, क्योंकि कहते थे कि उद्योगपति मजदूर का खून चूसता है, उससे 8 से 10 घंटे काम कराता है और उसके काम से बहुत कम पैसे देता है। तो इस काल के कवि पूंजीवाद मतलब फैक्ट्री मालिक, कंपनी मालिक और जो बड़े लोग हैं, अमीरों का विरोध किया करते थे। मजदूरों एवं गरीबों की दीन दशा का चित्रण, मजदूर और गरीब की जो दीन दशा है, परेशानी है, उसका चित्रण किया करते थे। और अनास्था की भावना, इन कवियों में ईश्वर और धर्म के प्रति आस्था नहीं थी। ये ना ईश्वर को मानते थे ना धर्म को मानते थे। आइए प्रमुख कवि देखते हैं। प्रमुख कवि। नंबर 1, केदार नाथ अग्रवाल। नंबर 2, नागार्जुन। नंबर 3, शिव मंगल सिंह सुमन। और नंबर 4, त्रिलोचन। ये 4 आपके लिए पर्याप्त हैं। यद्यपि बहुत से कवि थे, मैं बार बार कहता चल रहा हूँ, लेकिन हम इतना का ही चित्रण कर रहे हैं। इनकी पुस्तक है युग की गंगा, नींद के
बादल और बसंती हवा। यद्यपि ये कोई पुस्तक नहीं है, ये एक कविता है, लेकिन इतनी मशहूर है कि इसे आप पुस्तक मान सकते हैं। नागार्जुन की अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद। और दूसरी रचना है तालाब की मछलियाँ। ये दो प्रमुख रचनाएं हैं, तालाब की मछलियाँ। और शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात। और त्रिलोचन की रचना है ताप के ताए हुए दिन। ये प्रमुख रचनाएं हैं। प्रगतिवादी 4 प्रमुख कवि हैं और इनकी चारों की ये रचनाएं हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, प्रयोगवाद की बात करते हैं। ये बहुत मशहूर है। ये हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास बच्चों बहुत बड़ा है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बड़ा है। आपको थोड़ा सा गौर करना होगा और आपकी जो हिंदी नाम की पुस्तक है उसकी भूमिका में जो काव्य साहित्य का इतिहास है उसको बहुत व्यापक पढ़ना होगा। आप गद्य साहित्य का इतिहास और काव्य साहित्य का इतिहास जितना पढ़ें उतना कम है। मैं चूँकि सारी 10 पन्नों का निचोड़ आपको 2-3 पेज में लाके दे रहा हूँ, इसलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवादी युग, प्रयोगवादी युग, इसका समय है सन 1943 से 1954 तक। 53 या 54 माना जाता है, आप 54 मानिए। अब हुआ क्या था कि अज्ञे जी ने 1943 में तार सप्तक नामक पत्रिका निकाली थी। अज्ञे जी ने तार सप्तक नामक पत्रिका निकाली थी। तभी से प्रयोगवादी युग का आरंभ माना जाता है, ये 1943 में। अज्ञे जी 1943 और तार सप्तक। अज्ञे जी का पूरा नाम आपको पता है, श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, लेकिन अज्ञे से ही हम काम चला लेते हैं। आइए हम इनकी प्रवृत्तियां या विशेषताएं जानते हैं। प्रवृत्तियां ऑब्लिक विशेषताएं। मैं कुछ बातों को कई बार दोहराता हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कभी मेरी बात ना समझ में आ रही हो तो आप बात क्लियर कर लें। प्रवृत्तियां या विशेषताएं। नंबर 1, कविता के क्षेत्र में नए प्रयोग। नंबर 2, निराशा की भावना। कविता के क्षेत्र में नए प्रयोग और निराशा की भावना। और नंबर 3 है मनोविश्लेषणात्मक कविताएं। मनोविश्लेषणात्मक कविताएं। और नंबर 4 है अनगढ़ भाषा। अनगढ़ भाषा। अब देखिए, कविता के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किया इन कवियों ने, इसलिए इसे प्रयोगवादी युग कहा गया। नया नया प्रयोग करने वाले। कविता के क्षेत्र में नए प्रयोग, जैसे सूरदास और तुलसीदास जब किसी नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इन लोगों ने नया प्रयोग किया। इन्होंने कहा कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर नहीं है, मुख जैसे बाजरे की कलंगी, जैसे हरी हरी घास नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। जैसे बाजरे की कलंगी, आपने बाजरे की बाल देखी होगी, चोटी बहुत प्यारी होती है। तो अज्ञे जी कहते हैं कि मेरी प्रेमिका का मुख ऐसे है जैसे बाजरे की कलंगी, जैसे हरी हरी घास पर ओस की बूंदें, फूल की पंखुड़ियों पर ढलकी हुई अश्क, इस तरह। तो इन लोगों ने कविता के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किया। जैसे शारीरिक ताकत के लिए हनुमान जी और भीम का प्रयोग किया जाता था, इन्होंने इंजन के पावर का प्रयोग किया, बुलडोजर का प्रयोग किया। तो कविता के क्षेत्र में एक नवीन क्रांति उपस्थित कर दी, इसलिए प्रयोगवादी युग ये लोग कहलाए। अब हम प्रमुख कवि लेते हैं। प्रमुख कवि। अब तार सप्तक के 7 प्रमुख कवि थे।
हम सातों का नाम लिख देते हैं। ने तो प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों के बारे में हम बात करते हैं। आप जानते ही हैं कि प्रयोगवादी युग में एक पत्रिका निकली थी जिसका नाम था तार सप्तक। 1943 में 43 में अज्ञे जी ने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था तार सप्तक। तो तार सप्तक नाम की पत्रिका में 7 कवियों की रचनाएं थीं। अज्ञे जी ने 7 कवियों की रचनाओं को तार सप्तक नामक एक पत्रिका में छापा था 1943 में। तभी से प्रयोगवाद की उत्पत्ति मानी जाती है। तो प्रयोगवाद के प्रमुख कवि तार सप्तक के प्रमुख कवि ही आते हैं। अब देखिए, तार सप्तक के प्रमुख कवियों में नेमिचंद्र जैन, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे। इस तरह से ये 7 कवि हैं। और जो अज्ञे जी हैं ना, ये अज्ञे जी, इनका पूरा नाम आप जानते हैं, श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये एक बहुत बड़े प्रख्यात साहित्यकार थे। साहित्य की हर विधा पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। ये कहानी लेखक भी थे, ये उपन्यास लेखक भी थे, ये बहुत बड़े कवि भी थे, बहुत अच्छे अच्छे निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। तो ये इसके संपादक थे। अब एक पत्रिका निकाली तार सप्तक, फिर बाद में अज्ञे जी ने दूसरी पत्रिका निकाली जिसका नाम था दूसरा सप्तक। ये पत्रिका निकली 1951 में। फिर तीसरा सप्तक नाम की पत्रिका निकली 1959 में। और फिर चौथा सप्तक ये पत्रिका निकली 1979 में। और हर सप्तक में 7 कवि थे। मतलब दूसरे सप्तक में 7 कवि, तीसरे सप्तक में 7 कवि और चौथे सप्तक में 7 कवि। इंटरमीडिएट के स्तर पर द्वितीय, तृतीय, चौथे सप्तक से ज़्यादा वास्ता नहीं होता है। इसलिए मैं आपको उतना बता रहा हूँ जितनी आपको आवश्यकता है। क्योंकि प्रथम जो पहली पत्रिका थी तार सप्तक, उससे कवियों के बारे में पूछ लिया जाता है। फिर इस तरह 4 सप्तक अज्ञे जी ने निकाला। तो ये रहा प्रयोगवाद। आगे बढ़ते हैं और हमारा आखिरी वाद है नई कविता। और नई कविता के बाद फिर स्वतंत्र 1960 आ जाता है। और 1960 के बाद की कविताओं को साठोत्तरी कविता कहते हैं। फिर समकालीन कविता, फिर अकविता और तमाम वाद। आपको इससे ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ नई कविता। अच्छा, नई भी 2 तरह से लिखा जाता है, एक नई। ये दोनों प्रचलन में हैं, नई कविता। यद्यपि मानक नई कविता माना गया है बड़ी ई वाला, लेकिन अब तक प्रचलन में नई ही चल रहा है। तो नई कविता युग कब से चला? 1954 से अब तक चला। और नई कविता नाम अज्ञे जी ने ही दिया था। यह नाम अज्ञे जी ने दिया था। अब इसके जो प्रवृत्तियां हैं, जो विशेषताएं हैं, वो प्रयोगवादी विशेषताओं को ही मान लीजिए। हम प्रमुख कवियों की चर्चा करेंगे। नई कविता के प्रमुख कवियों में नरेश मेहता, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ये नरेश मेहता जी को दिया गया है, ये अज्ञे जी को भी दिया गया था। और हिंदी में श्री सुमित्रानंदन पंत, जिन्होंने पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। नरेश मेहता हो गए, अज्ञे जी। और नई कविता के सशक्त हस्ताक्षरों में आलोक धनवा, ज्ञानेन्द्र पति, और रघुवीर सहाय। बहुत से नाम हैं, हजारों कवि हैं। हम कुछ प्रमुख नामों को लेते हैं। विनोद शुक्ल, चंद्रकांत देव ताले और लीलाधर जगूड़ी। ये कुछ बड़े बड़े कवि हैं।
और दुष्यंत कुमार, जो कि आधुनिक गज़ल, हिंदी गज़ल के जन्मदाता माने जाते हैं। दुष्यंत कुमार बहुत प्रचलित हैं। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जैसे बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियों के लेखक, साये में धूप जिनकी प्रमुख रचना है, जो हिंदी गज़ल के जन्मदाता माने जाते हैं दुष्यंत कुमार, उन्हें भी हम नई कविता के प्रमुख कवियों में रख सकते हैं। तो इस तरह से आपने हिंदी काव्य के विकास के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता, इस तरह से आपने 6 युगों के बारे में जान लिया। और आप इतना समझ लीजिए कि किसी युग से आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा, किसी भी युग का समय, उसके अन्य नाम, उसकी महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां या विशेषताएं, उसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, प्रत्येक युग के साथ यही लागू होगा, यही पूछा जाएगा। तो आपने ये पूरे विस्तार से पढ़ लिया है। इस तरह से हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास समाप्त हुआ। अगली कक्षा के साथ हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।